हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? मस्त रहो, स्वस्थ रहो। रिएक्शन मैकेनिज्म की इस लेक्चर सीरीज में लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था अबाउट द प्लस आर पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट, पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट एंड नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। रेजोनेंस क्या होता है, टाइप्स ऑफ रेजोनेंस क्या होते हैं, ये हमने पढ़ा था। आज हमें एक नया यूनिट पढ़ना है जिसका नाम है हाइपर कॉन्जुगेशन। लेट अस स्टडी वन ऑफ द यूनिट कॉल्ड हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन के और भी बहुत सारे नाम हैं जिसको कुछ लोग नो बॉन्ड रेजोनेंस इस नाम से भी जानते हैं। कुछ लोग इसको बेकर नहीं है, ये बेकर है, बेकर एंड नेथन इफेक्ट इस नाम से भी जानते हैं। तो हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है ये हमें आज पढ़ना है। हाइपर कॉन्जुगेशन ये भी एक टाइप का रेजोनेंस ही है, इसीलिए हम लोग इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस कहते हैं। लेट अस स्टडी अबाउट दिस इफेक्ट कॉल्ड हाइपर कॉन्जुगेशन। इस इफेक्ट के बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिएगा बेटा, इसका डिस्कवरी कैसे हुआ इसके लिए थोड़ा सा हम लोगों को इंडक्टिव इफेक्ट की आवश्यकता है। प्लस आई इफेक्ट ऑर्डर व्हेन आर मतलब अल्काइल ग्रुप इज जॉइंट टू सैचुरेटेड कार्बन इज इंडक्टिव इफेक्ट। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग जो ग्रुप का इफेक्ट होता है उसका ऑर्डर क्या है हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है। ये ऑर्डर है टर्शरी अल्काइल का ज़्यादा होता है। अब हम टर्शरी ब्यूटाइल ले रहे हैं, टर्शरी अल्काइल का ज़्यादा होता है सेकेंडरी से, और सेकेंडरी अल्काइल का ज़्यादा होता है इथाइल से, और इथाइल का ज़्यादा होता है मिथाइल से। लेकिन यही ऑर्डर पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर सेम नहीं रहता है अगर ये अल्काइल ग्रुप बेंजीन रिंग को ज्वाइंट होते हैं या कोई अनसैचुरेटेड कार्बन को ज्वाइंट होते हैं। द ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट इज रिवर्स ऑफ दिस। इसके उल्टा हो जाता है इफ आर माने अल्काइल ग्रुप इज जॉइंट टू बेंजीन रिंग अनसैचुरेटेड कार्बन। ओके, तो ये ऑर्डर इस तरह से हो जाता है। मिथाइल का प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा है इथाइल से, और इथाइल का प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा है आइसोप्रोपाइल से, और आइसोप्रोपाइल का प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा है टर्शरी ब्यूटाइल से। अब ऐसा ये ऑब्जर्वेशन हुआ। इंडक्टिव इफेक्ट हमने देखा है बेटा कि टर्शरी का ज़्यादा होना चाहिए, होता भी है, लेकिन ये कब होता है जब ये सैचुरेटेड कार्बन के साथ जॉइंट है। जब ये अनसैचुरेटेड कार्बन के साथ है, बेंजीन रिंग के साथ है, sp2 हाइब्रिड कार्बन के साथ है, तो ये इफेक्ट उल्टा हो जाता है और मिथाइल का पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा आ रहा है। इसको थोड़ा दिखाते हैं, कुछ इस तरह से विजिबल कर देते हैं। चलिए हमेशा की तरह। ओके, तो ये आपको अब दिख रहा है, यू कैन सी दिस क्लियरली नाउ। तो ये जो हाइपर कॉन्जुगेशन का इफेक्ट आया है, ये हाइपर कॉन्जुगेशन का इफेक्ट सैचुरेटेड कार्बन के साथ में कुछ अलग आ रहा है और अनसैचुरेटेड कार्बन के साथ में, या फिर बेंजीन रिंग वाले कार्बन के साथ में, या फिर sp2 हाइब्रिड कार्बन के साथ में, ये पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट मिथाइल का ज़्यादा है, नॉर्मली टर्शरी का ज़्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है ये हमें पढ़ना है, व्हाई दिस इज हैपनिंग। तो बेकर और नेथन नाम के साइंटिस्ट ने ये सोचा है इस इफेक्ट को, और उन्होंने अपनी सोच दुनिया के सामने रखी है। ये इफेक्ट को बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। अब कैसे होता है, क्या होता है, हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये पहले ऑब्जर्वेशन है। जैसे न्यूटन ने सबसे पहले ये देखा था कि एप्पल नीचे गिरा है,
बाद में सब आया, क्यों नीचे गिरा, ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकता है, ये होता है, वो होता है, बहुत सारा। वैसे इंडक्टिव इफेक्ट टर्शरी का ज़्यादा होता है सैचुरेटेड कार्बन को जब अल्काइल ग्रुप अटैच है, और अनसैचुरेटेड कार्बन को है, sp2 हाइब्रिड कार्बन को है, बेंजीन रिंग को है, ऐसा कार्बन है जिसमें एक एम्प्टी p ऑर्बिटल है, उसके साथ अगर ये अल्काइल ग्रुप अटैच किया गया तो इंडक्टिव इफेक्ट मिथाइल का ज़्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है ये हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे ये एक नया इफेक्ट होता है जिसको बोलते हैं शिफ्ट होता है सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन एम्प्टी p ऑर्बिटल की तरफ, या सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड बनाने के लिए यूजफुल होते हैं। ये जो टाइप का रेजोनेंस है उसे कहते हैं हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन। ओके, इसको कुछ लोग सिग्मा पाई इंटरैक्शन ऐसे भी नाम देते हैं। इट इज द डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अल्फा CH bond, delocalization of सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अल्फा कार्बन वाले CH बॉन्ड के लिए, अल्फा CH बॉन्ड इनटू एम्प्टी p ऑर्बिटल इनटू एम्प्टी p ऑर्बिटल और टू पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स is called hyperconjugation. Delocalization of sigma bond electrons into empty p orbital or towards the pi bond electrons, this is called hyperconjugation. एक एग्जाम्पल समझाते हैं आप लोगों को। मान लीजिएगा ये एल्कीन इस तरह से है, CH2 है, प्रोपीन नाम का मॉलिक्यूल। ओके, ये ओलिफिनिक कार्बन है। अब ये कार्बन अल्फा है, अल्फा कार्बन वाला जो CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये इधर शिफ्ट हो जाते हैं और इसकी वजह से ये पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट हो जाते हैं। थोड़ी देर के लिए, फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए ये डिलोकलाइजेशन देखा जाता है। ऑफ कोर्स ये रिवर्सिबल भी होगा, इट विल बी रिवर्सिबल। तो ये होगा CH डबल बॉन्ड, इसको रेजोनेंस की तरह ही लिखेंगे हम लोग। ओके, CH डबल, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, CH2 माइनस, इस तरह से हो रहा है। अब ये रिवर्स भी हो सकता है इधर इस तरह से। तो यह जो परिणाम आया है ये CH अल्फा जो CH के बॉन्ड के सिग्मा इलेक्ट्रॉन है उसका यूज पाई बॉन्ड बनाने के लिए हम लोग कर रहे हैं। अल्फा CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का उपयोग पाई बॉन्ड बनाने के लिए हम लोग कर रहे हैं। तो ये CH बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और इधर एक सिंगल बॉन्ड का डबल बॉन्ड हो जाएगा। और ये जो H है, ये H थोड़ी देर के लिए विदाउट बॉन्ड रहेगा, ये H विदाउट बॉन्ड रहेगा। और ऐसा एटम विदाउट बॉन्ड रहता है इसीलिए इसको बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। थोड़ी ही देर में ये अपना बॉन्ड प्रस्थापित कर लेगा, ये इधर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा और CH का बॉन्ड फिर से पुनर्स्थापित हो जाएगा। तो फॉर फ्रैक्शन ऑफ टाइम, मैं तो हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ। कुछ लोग बेबी बच्चे को, छोटे बच्चे को खिलाते हैं तब ऐसे गोद में लेते हैं, हवा में फेंक देते हैं। चलिए ये पेन हमने फेंका, कैच कर लिया, फेंका, कैच कर लिया। थोड़ी देर के लिए हमारा कॉन्टैक्ट पेन के साथ टूट गया था लेकिन बाद में हमने उसको पकड़ लिया। वैसे ही थोड़ी देर के लिए ये हाइड्रोजन का कार्बन के साथ बॉन्ड टूट गया है लेकिन फिर से वो प्राप्त कर ले रहा है। फिर से फेंकेंगे तो मज़ा आता है, एक थ्रिल होता है, एक एडवेंचर होता है। उसी तरह से ये सोच रहे हैं हम लोग। ये सिग्मा बॉन्ड जो अल्फा कार्बन का और हाइड्रोजन अल्फा CH बॉन्ड है, फंक्शनल ग्रुप के साथ जॉइंट कार्बन अल्फा कार्बन है, इसके सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड बनाने के लिए यूज होते हैं।
इस कारण से हम लोग ये देखते हैं कि सिग्मा बॉन्ड से पाई बॉन्ड बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक हाइड्रोजन ये H+ के फॉर्म में जो चल रहा है वह हाइड्रोजन विदाउट बॉन्ड है, हवा में है, कोई कांटेक्ट उसका कार्बन के साथ नहीं रह रहा है फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए। तो ऐसा जो रेजोनेंस है उसमें एक आधा एटम विदाउट बॉन्ड रहता है, उसको बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। सिग्मा बॉन्ड से पाई बॉन्ड बना रहे हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं सिग्मा पाई इंटरेक्शन, इसको बोलते हैं बेकर-नाथन इफेक्ट। तो ये लिख लीजिए, फिर इसका हम लोग ऑर्बिटल डायग्राम भी ड्रॉ कर लेंगे इमीडिएटली। राइट इट क्विकली, देन विल बी ड्राइंग ऑर्बिटल डायग्राम फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन एज वेल। लिखें बेटा जल्दी से। ओके, तो चलिए ये आपका लिखना हो गया है, इसको इरेज कर देते हैं और बताते हैं कि ये हाइपर कॉन्जुगेशन हो कैसे रहा है। सिग्मा बॉन्ड ओवरलैप कर रहा है p ऑर्बिटल के साथ में हाइपर कॉन्जुगेशन में। सिग्मा बॉन्ड का ओवरलैप हो रहा है p ऑर्बिटल के साथ में। इट हैज सिग्मा बॉन्ड ओवरलैप विथ p ऑर्बिटल। सिग्मा बॉन्ड का ओवरलैप हो रहा है, किसके साथ में हो रहा है? ये p ऑर्बिटल के साथ में हो रहा है। तो इसको हमने क्या नाम दिया है बेटा? हाइपर कॉन्जुगेशन। बिल्कुल आसान सा टर्म है, ये एल्कीन के लिए समझाते हैं। चलिए मान लीजिएगा ये एल्कीन प्रोपीन इस तरह से है, तो ये CH बॉन्ड ऐसा इसका बॉन्ड पेयर है, ऐसे मानते हैं, ये H और ये H। हालांकि हम लोग उसको डॉटेड और वेज लाइन पे भी बता सकते हैं, उससे अभी के लिए कोई फर्क नहीं पड़ना है। ओके, CH। अब ये जो बॉन्ड है CC सिंगल बॉन्ड यहाँ पे है, ये p ऑर्बिटल है। ओके, ये p पाई बॉन्ड है यहाँ पे हमारा, ये जो बॉन्ड है डबल बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड है और ये सिग्मा बॉन्ड है। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाते हैं, ओवरलैप कर जाते हैं ऐसे इस तरह से। सिग्मा बॉन्ड का CH का जो बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाते हैं p में, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ के पाई बॉन्ड के और इधर शिफ्ट हो जाते हैं इधर के साइड में। तो यही बताया है, बिल्कुल आसान है। मतलब ये ऑर्बिटल डायग्राम अगर आपको समझो मुश्किल लग रहा है, इसके हाइड्रोजन एज इट इज़ है समझो H और ये H ये H। अगर ये मुश्किल लग रहा है तो हम लोग इस तरह से इसको पिक्चराइज करते हैं, जो बच्चों को बहुत आसानी लगती है समझने में। दोनों का अर्थ एक ही है, सिर्फ एक इसमें ऑर्बिटल डायग्राम बताया है और दूसरे इसमें डायरेक्ट हम लोग बता रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन इधर लिखिएगा, ये इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल के इधर आ रहे हैं, तो हम लोग बॉन्ड के ऊपर बता रहे हैं, एक्चुअली ये p ऑर्बिटल में जाते हैं। ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप होता है, सिग्मा बॉन्ड ओवरलैप विथ p ऑर्बिटल ऐसे बोलते हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन ओवरलैप विथ p ऑर्बिटल। ओके, और इसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये ऑर्बिटल ओवरलैप इन प्रोपीन बताया है। इसी तरह से कार्बोकैटायन में ज़्यादा अच्छे से समझ सकता है आप लोगों को, ध्यान दीजिएगा। ये प्रोपीन का एग्जाम्पल हो गया ऊपर वाला, कार्बोकैटायन में समझाते हैं यही ओवरलैप आपको। मान लीजिएगा ये इथाइल कार्बोकैटायन है, कैटायन मतलब पॉजिटिव आयन, कार्बन पॉजिटिव होता है। कार्बन के 3 बॉन्ड जब है तो एक पॉजिटिव चार्ज और एक एम्प्टी ऑर्बिटल होता है, 4 बॉन्ड होने चाहिए। वैसे ये sp2 हाइब्रिड कार्बन है, ये sp2 हाइब्रिड है ये कार्बन, इसमें एक p ऑर्बिटल होता है एम्प्टी वाला, एम्प्टी p ऑर्बिटल। तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसमें ओवरलैप कर जाते हैं। ये बॉन्ड को हम लोग ऑर्बिटल को इस शेप में बता रहे हैं। ओके, तो ये H इधर है, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जा रहे हैं। ओके, तो अगर ऐसा हो रहा है तो हम लोग उसको नाम क्या देते हैं? सिग्मा बॉन्ड का p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप। तो ये जो इथाइल कार्बोकैटायन है इसमें हम लोग इस तरह से बता सकते हैं, CH2, ये प्लस था, ये प्लस चार्ज कैंसिल हो जाता है जब ये ओवरलैप हो जाएगा, और थोड़ी देर के लिए ये जो हाइड्रोजन है ये विदाउट बॉन्ड रह जाएगा। तो इस कार्बन का जो टेट्रा वैलेंसी था वो फुलफिल हो जाएगा। तो ये सब क्यों किया जा रहा है? वाई ऑल दिस इज बीइंग डन? इतना सब हम लोग क्यों कर रहे हैं? वाई दिस इज डन?
तो ये कार्बन जो है पॉजिटिव, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई है, 3 बॉन्ड के बजाय उसको 4 बॉन्ड मिले हैं। थोड़ी देर के लिए हाइड्रोजन विदाउट बॉन्ड है, हाइड्रोजन की वैलेंसी बिगड़ गई है, रिवर्स हो गया तो फिर से हाइड्रोजन का बॉन्ड स्टेबल हो जाएगा। तो इस तरह से दोनों का एडजस्टमेंट हो चुका है। सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में ओवरलैप कर रहे हैं। इतना एक लाइन काफ़ी है आपके लिए, दिस वन लाइन इज इनफ फॉर अस। ओके, तो ये ऑर्बिटल डायग्राम से देख सकते हैं, या फिर शब्दों में समझ सकते हैं, या फिर इस तरह से समझ सकते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन बिल्कुल आसान है। मैं और एक बार बताता हूं दूसरे एग्जाम्पल में। चलिए समझो, मैं इथाइल कार्बोकैटायन की बजाय आइसोप्रोपाइल कार्बोकैटायन के लिए बताते हैं। फ्री रेडिकल के लिए भी ये बता सकते हैं। ओके, कैटायन के लिए, पॉजिटिव आयन के लिए, सबके लिए ये एप्लीकेबल हो सकता है। सिर्फ हमारा जो सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन, समझो ये कार्बन पॉजिटिव है, अब इसके बॉन्ड कितने होने चाहिए? 4 कार्बन के, लेकिन अब 3 है इसके लिए। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको स्टेबलाइज करने के लिए ये अल्फा कार्बन जो है, ये इलेक्ट्रॉन, ये वाला नहीं इलेक्ट्रॉन, ये तो कार्बन का ही है, उसका ही बॉन्ड है, ये अल्फा कार्बन वाले कार्बन का हाइड्रोजन इधर शिफ्ट कर देते हैं। इससे ये जो प्रकार है इसको हाइपर कॉन्जुगेशन बोल रहे हैं। इतना सीधा है, बहुत आसान है। ओके, तो ध्यान दीजिए, ये ऐसे दिखेगा बेटा, CH H+, डबल बॉन्ड CH CH3। अब तो इसके 4 बॉन्ड बन गए, ये खुश है, लेकिन ये नाराज है, फिर से रिवर्स हो जाएगा, फिर दोनों का एडजस्टमेंट हो जाएगा। मान लीजिएगा एक क्लास में 2 बच्चे हैं, लेकिन एक ही पेन उन्होंने लाया है लिखने के लिए, तो मैं फास्ट लिखता हूँ, तुझको देता हूँ, तू फास्ट लिख ले, मुझको दे दे, तो एक पेन से दोनों लोग काम कर रहे हैं। तो एक ही पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से दोनों एटम काम एडजस्ट कर ले रहे हैं। यहाँ पे ये कार्बन का भी बॉन्ड हो रहा है, इसका भी बॉन्ड हो रहा है, हाइड्रोजन भी खुश है, लेकिन थोड़ा स्टेबिलिटी बढ़ रही है। जिसको सिर्फ 3 ही बॉन्ड थे कार्बन को, अब थोड़ी देर के लिए उसको 4 बॉन्ड मिल रहे हैं। थोड़ी देर के लिए हाइड्रोजन नाराज, थोड़ी देर के लिए कार्बन नाराज, एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहेंगे, और फिर हम लोग बोलेंगे स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। यह जो फेनोमेनन है इसे कहते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। अब हाइपर कॉन्जुगेशन का एप्लीकेशन क्या होता है, कैसे हम लोग पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा बेटा, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट हाइपर कॉन्जुगेशन। ओके, हाइपर कॉन्जुगेशन का यूज होता है, एप्लीकेशंस होते हैं। पहला एप्लीकेशन है स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, जितना ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे, उतना स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन ज़्यादा होगा। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइपर कॉन्जुगेशन। It is directly proportional to number of alpha hydrogen atoms, hydrogen of carbon joined to C double bond C। ध्यान देते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन जितना हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा होगा। एक एग्जांपल बताते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन से। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन से, अब कुछ बच्चों को हाइड्रोजनेशन पता नहीं होगा, तो उनके लिए बताते हैं हाइड्रोजनेशन, यह जो शब्द है इसका अर्थ होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या होता है बेटा? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ये एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है एल्कीन्स के लिए, हीट इवॉल्व होता है, और ये जो हीट इवॉल्व हो रहा है उसको डेल्टा H सिंबल से दे रहे हैं। अगर हम लोग इथीन को हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं, ये इथीन है, इसको हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं, तो एक H इधर आ जाएगा, एक H इधर, डबल बॉन्ड का सिंगल हो जाएगा, इथेन मिल जाएगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे जो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन है वह है -32.8 किलो कैलोरी पर मोल। यूनिट को छोड़ दीजिएगा, माइनस इसलिए क्योंकि हीट इवॉल्व हो रहा है, बाहर पड़ रहा है हीट बॉन्ड बनने से, यहाँ पे C और H का। यही प्रोपीन अगर लेते हैं हम लोग, उसको हाइड्रोजन मिला रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक H और यहाँ पे एक H हो जाएगा। डबल बॉन्ड वाले कार्बन फंक्शनल ग्रुप को एडिशन होता है, हाइड्रोजनेशन। ये प्रोपेन मिल रहा है,
यहाँ पे जो डेल्टा एच है, हीट इवॉल्व, रिएक्शन में कितना उष्णता हीट बाहर आता है इसके लिए बोल रहे हैं। डेल्टा एच मतलब हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होता है। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ये शब्द है इसके लिए, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में कितना एनर्जी इवॉल्व हो रहा है, ये -30.6 किलो कैलोरी पर मोल है। नंबर इधर उधर, लेकिन यहाँ पे कम हीट इवॉल्व हो रहा है। साइन नहीं, मैग्नीट्यूड देखो, ये 32 जूल से ज़्यादा, किलो कैलोरी से ज़्यादा हीट दे रहा है, लॉस कर रहा है, इसलिए माइनस साइन है। और ये 30.6 है, तो ये कम हीट इवॉल्व कर रहा है। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जितना मतलब कम है उतना एल्कीन की स्टेबिलिटी ज़्यादा है। तो सीधी बात ये होगी कि प्रोपीन की स्टेबिलिटी ज़्यादा है इथीन से। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि प्रोपीन में 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। इथिलीन में हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा है, ध्यान दीजिए बेटा, इथिलीन में हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा है, बल्कि प्रोपीन में ये पॉसिबल था। इथीन में तो अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं क्या झूठ बोल रहे हैं सर, ये हाइड्रोजन नहीं है क्या? हाँ हाइड्रोजन है, लेकिन इसको जॉइंट कार्बन नहीं है, सो नो हाइपर कॉन्जुगेशन। सो ये मोर रिएक्टिव होता है, लेस स्टेबल होता है, इसका हाइड्रोजनेशन का एंथैल्पी ज्यादा होता है। इट हैज ग्रेटर एंथैल्पी। एनर्जी बोल सकते हैं, हीट बोल सकते हैं हाइड्रोजनेशन की। अभी के लिए हीट बोलिए, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। लेकिन यही अगर प्रोपीन के लिए बात करते हैं, प्रोपीन में 3 अल्फा हाइड्रोजन है बेटा। प्रोपीन हैज गॉट 3 अल्फा हाइड्रोजनेशन, ये तीनों है। तो ये ऐसा हाइपर कॉन्जुगेशन 3 तरफ से हो सकता है, इधर से भी हो सकता है, इधर से भी हो सकता है, इधर से भी हो सकता है। तो 3 अल्फा हाइड्रोजन्स आर देयर, सो देयर इज हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है और इसीलिए मोर स्टेबल होता है, ये लेस रिएक्टिव होता है। इट हैज लेस हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, लेस हीट इवॉल्व ऑन हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन करने पर ये कम हीट इवॉल्व करता है। तो अल्कीन की जो स्टेबिलिटी होती है मित्रों, ये अल्कीन की स्टेबिलिटी नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं इस आधार पर बनती है। अब जितने अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन समझा रहे हैं आप लोगों को, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन से होता है। ये आगे भी आएगा, दिस विल ऑल्सो कम इन 11th ग्रेड, बट सिंपल है, बहुत कठिन नहीं है ये पार्ट। जिसको ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन है ऐसा अल्कीन ज़्यादा स्टेबल समझा जाएगा। ओके, एक एग्जाम्पल के लिए देते हैं आप लोगों को हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए। समझो ये CH3C डबल बॉन्ड CH3 एक को ओपन कर रहे हैं, ये सभी अल्फा हाइड्रोजन है, 1 2 3 ये सब। इसको C डबल बॉन्ड C R R R R, चारों तरफ से इस डबल बॉन्ड को सब्स्टिट्यूशन है। तो ये सब, ये 3 6, ये 3 6 9 और ये 12, तो 12 अल्फा हाइड्रोजन है इसमें। तो इट इज मोर स्टेबल, ये बहुत स्टेबल है, लेस रिएक्टिव है। डेल्टा एच ऑफ हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन ऐड करने पर बाहर आने वाला हीट इज लेस। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इसका कम आता है। ओके, स्टेबिलिटी इसकी ज़्यादा है। ओके, तो स्टेबिलिटी बता रहे हैं हम लोग, स्टेबिलिटी कम होने का ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर बता रहे हैं। तो ये ज़्यादा स्टेबल है देन CH3 डबल बॉन्ड CH3। इसको तो 3 ही सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, तो 3 3 6 3 9 अल्फा हाइड्रोजन है। फिर आता है ये इस तरह से, दोनों ये ज़्यादा स्टेबल है, इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन है। देन आता है, अब आप लोग बोलेंगे दूसरा भी जो ड्रॉ कर रहे हैं इसमें भी 6 है, लेकिन सिमेट्री और बहुत सारे दूसरे भी रीजन होते हैं। यहाँ पे एक साइड फ्री है तो जल्दी एडिशन हो जाता है। अब फिर आता है ट्रांस एल्कीन, फिर आएगा सिस वाला, इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन है। ये हाइड्रोजन अल्फा नहीं है,
कार्बन को, जो कार्बन है फंक्शनल ग्रुप वाले, उसके हाइड्रोजन अल्फा है। फिर सिस वाला आता है, फिर आता है प्रोपीन, फिर आता है इथीन। इथीन सबसे रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव, लेस स्टेबल होता है ये। तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन से एक्सप्लेन करते हैं। बहुत आसान कंसेप्ट है, बहुत ही इजी में से इजी कंसेप्ट आता है ये। ओके, तो लिख लीजिए बेटा इसको आराम से। कौन सा कंसेप्ट हमने बताया आपको? हाइपर कॉन्जुगेशन। जितनी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है उतनी एनर्जी ज़्यादा होती है और स्टेबिलिटी कम आती है। ग्रेटर रिएक्टिविटी मीन्स लोअर स्टेबिलिटी, याद रखते हैं इस बात को। ग्रेटर रिएक्टिविटी मीन्स मोर स्टेबिलिटी, ग्रेटर रिएक्टिविटी मीन्स मोर एनर्जी एंड लेसर स्टेबिलिटी। लिख लीजिए बेटा इतना। चलिए, ये ऑर्डर जिसमें ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन है, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव, मोर स्टेबल, लेस रिएक्टिव, लेस हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। अब हाइपर कॉन्जुगेशन का और भी कुछ इफेक्ट होता है। हाइपर कॉन्जुगेशन एल्कीन के स्टेबिलिटी के साथ साथ कार्बोकैटायन, कार्बन का जो पॉजिटिव आयन होता है, उसकी स्टेबिलिटी में भी काम में आते हैं। सब्स्टिट्यूटेड बेंजीलिक रेडिकल के लिए भी काम में आते हैं। तो हाइपर कॉन्जुगेशन इज ऑल्सो यूजफुल इन एक्सप्लेनिंग स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। ये क्या होते हैं? अनपेड इलेक्ट्रॉन वाले स्पीशीज होते हैं, कार्बोकैटायन पॉजिटिव कार्बन होते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन also explains stability of कार्बोकैटायन। अब समझो एक टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन दे देते हैं यहाँ पे, पॉजिटिव कार्बन है, इसकी वैलेंसी इनकम्प्लीट है। तो ये जो अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पे, अल्फा कार्बन वाला, ये इजीली इधर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर सकता है अपना और इस कार्बन को सेटिस्फाई कर सकता है, इस कार्बन को स्टेबलाइज कर सकता है। हालांकि थोड़ी देर के लिए ये H को विदाउट बॉन्ड रहना पड़ सकता है, थोड़ी देर के लिए, फॉर स्मॉल टाइम, बट ये एडजस्ट कर लेगा, इट विल एडजस्ट। इसको चिंता नहीं है खुद की, कार्बन की चिंता है। ऐसे देखते हैं ना, कभी कभी हम लोग बोलते हैं क्लास में कोई नया एडमिशन हो गया, नई बॉय या गर्ल आ गई और उसको पेन नहीं है, तो हम लोग बोलते हैं ये लो, मतलब कोई एक लड़की नई एडमिशन आई है क्लास में और बहुत सारे बॉयज़ फिर टेंट करते हैं, संस्कार अच्छे हैं ना, पेन, हाँ ये लीजिए पेन, और आप क्या करेंगे? नहीं, हम एडजस्ट कर लेंगे, थोड़ी देर बिना पेन, मतलब बिना लिखे, फिर बाद में लिख लेंगे, मदद करते हैं। वैसे ये H मदद कर रहे हैं अल्फा हाइड्रोजन, इस तरह से समझिए इसको। अब ये टर्शरी ब्यूटाइल है, इसमें 9 अल्फा हाइड्रोजन है, 9 अल्फा हाइड्रोजन है। फिर आता है आइसोप्रोपाइल, इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन है। फिर आता है नेक्स्ट वाला इथाइल, इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन है। फिर आता है मिथाइल, 9 अल्फा हाइड्रोजन, 0 अल्फा हाइड्रोजन। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स, अनपेड इलेक्ट्रॉन वाले स्पीशीज होते हैं, इसकी स्टेबिलिटी भी हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन द्वारा। तो बड़े आसानी से, बड़े आराम से हम लोग इन बातों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। कौन सा बात हो गया ये? हाइपर कॉन्जुगेशन। लिख लीजिए बेटा, बिल्कुल इजी कंसेप्ट है। 2 बार देखिए वीडियो को, और अगर कोई डाउट है तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। कल हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। थैंक यू।